हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लासेस में हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए थे और काफी जगहों पर हमें ऐसा लगा था कि शायद आपको कुछ चीजें शायद समझ में नहीं आ रही। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए आज हम जो पोर्शन लेकर के आए हैं वो है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन और साथ ही हम करें पाठ्य निहित प्रश्न। तो यदि आपने उन टॉपिक से रिलेटेड जो आज हम आपको एग्जाम्पल करा रहे हैं ये यदि आपने अच्छे से कर लिए तो आप समझिए आपको वहां पर जो भी डाउट होंगे वो 100% यहां आपके दूर होने वाले हैं, बशर्ते आपने पिछली क्लासेस अटेंड करी हुई हो। यदि आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो पहले आपको वहां जाना चाहिए, पिछले वीडियोस को अपने अच्छे से देखिए सीक्वेंस से, और फिर आप इस क्लास में आकर के जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम पूरी की पूरी जो हम कह रहे हैं केमिस्ट्री करा रहे हैं वो टोटली हम फुली इसको फॉलो कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक से। तो जो हम एग्जाम्पल भी कराने वाले हैं, पाठ्य निहित प्रश्न भी कराने वाले हैं, वो केवल एनसीईआरटी के ही कराने वाले हैं। और अगर आपने इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अपने कर लिया तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको करने के बाद आप बाकी बुक्स के क्वेश्चंस को आसानी से भी कर पाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो इसमें एग्जाम्पल आता है वो है एग्जाम्पल उदाहरण 3.4। इससे पहले कि हम आपको पहले करवा चुके हैं, तो हमारा है नेक्स्ट है उदाहरण 3.4। तो क्या है इसके अनुसार 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो जाता है तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। साथ ही कह रहे हैं 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस पर मीटर है। तो ये हमें दिया हुआ है। इसमें दो प्रकार की सांद्रताएं दे रखी है जो कि मोल पर लीटर में है। पहली हमें दी है 0.1, तो ये हमें सांद्रता दे दी सी 0.1 मोल पर लीटर, और दूसरी सांद्रता दे दी 0.02 मोल पर लीटर। दो सांद्रताएं दी है। पहली सांद्रता पर चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि इस पर जो प्रतिरोध दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 100 ओम। और इस वाली स्थिति में हमको दे रखी है 520 ओम, तो आर की वैल्यू कितनी है इसमें 520 ओम। अब सेकंड आप देखेंगे तो 0.02 मोल के लिए क्या रहा है, आपको ज्ञात करना है चालकता एवं मोलर चालकता। तो इसके लिए आपको ज्ञात करना है चालकता, जिसे हम कापा के से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर चालकता जिसे हम करते हैं कैप एम या लैम्डा एम से प्रदर्शित जिसे किया जाता है। ये हमें ज्ञात करना है। और साथ ही इसने दिया है लास्ट में 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता हमें दे दी है 1.29 सीमेंस पर मीटर, यानी कि इसमें चालकता हमें क्या दी है 1.29 सीमेंस पर मीटर। तो ये हमें किसकी वैल्यू दी है, K की वैल्यू हमारे को दे दी है K = तो किस प्रकार से हल करेंगे इसे देखते हैं। हमें सीधे सीधे K की वैल्यू और कह सकते हैं मोलर चालकता दो को ज्ञात करना है, चालकता तथा मोलर चालकता। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। हम जानते हैं सीधे सीधे, क्योंकि एक हमने आपको थ्योरी में बताया था सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता था कि चालकता सेल बनाने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, जिसके अंदर कोई विलयन वैद्युत अपघट्य डाल करके तब उसकी चालकता को ज्ञात किया जाता था, उस इंस्ट्रूमेंट की जो हम कह सकते थे कांस्टेंट जो होता था उसको हम कहते थे सेल स्थिरांक, और उसकी वैल्यू होती थी G = R * किसके बराबर होती थी, K के बराबर। यानी कि सेल स्थिरांक जिसे हम G* लेते थे वो बराबर होता था प्रतिरोध गुणा चालकता के बराबर होता था। तो इस वाले फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं हम K की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली बात। अब सबसे पहले, क्योंकि एक बार हमने हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट तो वही है, वो तो बदल नहीं रहा है, और उसमें हम दोनों बार क्या डाल रहे हैं, यहां भी KCl है और यहां पर भी KCl है। एक बार हमने इतनी सांद्रता वाला विलयन डाला तो प्रतिरोध इतना आया, दूसरी बार इतनी सांद्रता का विलयन डाला तो प्रतिरोध इतना आया। तो सेल स्थिरांक दोनों स्थितियों के लिए सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम सेल स्थिरांक को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली कंडीशन के लिए सेल स्थिरांक G बराबर हमारा आ जाएगा, यहां पर देखिए R का मान कितना है 100 ओम और K की वैल्यू कितनी 1.29।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 129, और ये किसके बराबर आ जाएगा, सेल स्थिरांक का मान हमारा कितना आ गया, 129 के बराबर आ जाएगा। अब हम बात करें, यदि आप इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक कैसे लिख सकते हैं, आप देख लो आर का मात्रक कितना है, ओम, ये हमारा ओम, और ये जो सेल स्थिरांक है इसका मात्रक है सीमेंस पर मीटर, ऐसे इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इस वाले सेकंड कंडीशंस के लिए के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं चूंकि इसी वाले फार्मूले से आ जाएगा के इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। जी स्टार की वैल्यू तो इतनी होगी 129 अपॉन आर की वैल्यू कितनी दे दी 520। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट करके निकल के आती है वो आती है 0.248 सीमेंस पर मीटर। तो पहले इसने जो चालकता पूछी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब दूसरा आता है मोलर चालकता, यानी कि कैप एम या लैम्डा एम की वैल्यू। तो आप जानते हैं चूंकि मोलर चालकता जिसे हम कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है के अपॉन सी के। अब के की वैल्यू आपने यहां पर निकाली हुई है, ये हमारी है 0.248 और ये हमारी आ गई सीमेंस पर मीटर में। दूसरी, इसको आप देखिए, ये हमारी क्या है, सांद्रता सी है। पर बात क्या है कि ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी ऊपर के की वैल्यू, ये सीमेंस पर मीटर में थी, जबकि ये हमारा मोल पर लीटर में है। तो यहां हमें लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये होता है हमारा 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब के बराबर होता है। अब इसकी हेल्प से हम ये जो सांद्रता है 0.02 मोल पर लीटर, इसे मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। कहते हैं सी बराबर 0.02 मोल पर लीटर है, तो ये हो गया 0.02 मोल, तो ठीक है। बट जो लीटर था उसको क्या लिख लेंगे, 0.001 मीटर क्यूब। तो इसकी यहां डेसिमल हटाया, यहां हटाया, तो आप देख रहे हो यहां पर 2, इसके बाद 2 अंक है, इसके बाद 3 अंक है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ऊपर 10 की कर देंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मोल पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा सीधा सांद्रता सी का मान। तो अब इस सी की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये आ गया बटे 20 और साथ में आ गया हमारा मोल पर मीटर क्यूब, इसके रूप में आ गया। अब जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है, वैसे तो आप सीधे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकलेगा, हम 2 से इसे काटेंगे, 10 बार आ गया, 2 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 0.2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और 10 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.0124। इतने के बराबर आ जाएगी हमारी मोलर चालकता। और इसको यदि हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम 2 स्थान इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 1.24 गुणा 10 की घात -2 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर होगा। इसको इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। डेसिमल की पोजीशंस तो देखो प्यारे बच्चों, आप अपने आप आगे पीछे कर सकते हो। हम इसे 2 स्थान इधर ले गए थे तो -2 कर दिया। यदि आप इसे 124 लिखना चाहें तो 124, 2 स्थान और इधर ले गए तो अब कितनी हो जाएगी पावर, 10 की घात -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, और आप चाहते तो इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 3.5, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणा 10 की घात 3 ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो क्या क्या हमें दे रखा है, सबसे पहले आप देखिए सांद्रता दी है। सांद्रता यानी कि 0.05 मोल पर लीटर हमें दी है। तो क्या दे दिया, NaOH कि हमें सांद्रता दे दी C 0.05 मोल पर लीटर हमें दी हुई है, पहली बात है। और दूसरा, इसका जो प्रतिरोध दिया है R, वो हमारे को दे रखा है 5.55 गुणा 10 की घात 3 ओम, इसके बराबर दिया हुआ है। और इसका जो हमारा, जिसके अंदर ये विलयन भरा हुआ है, उसका जो व्यास है, यानी कि व्यास जिसको हम कहते हैं रेडियस का दुगना, यानी कि व्यास बराबर हमें को दे रखा है 1 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर दिया है और व्यास हमारे को 1 सेंटीमीटर दिया है और साथ में लंबाई दे दी l, ये हमें दिए 50 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या क्या करना है? सबसे पहले प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा है चालकता यानी कि कापा को कैलकुलेट करना है। और तीसरा हमें दिया मोलर चालकता यानी कि कैप एम को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये 3 चीजें प्यारे बच्चों हमें कैलकुलेट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे इसे समझिए। सबसे पहले रो को देखिए। रो क्या होता है? रो का फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है आर, हम आर का फॉर्मूला हमें याद है, आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमें ए चाहिए और एल चाहिए। तो ए क्या होता है? ए आप जानते ही होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14। अब आर का मान क्या है? व्यास दे रखा है यानी कि 2r का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है आर बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो आर का मान 0.5 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो यहां पर यदि वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 3.14 गुणा 0.25, इतना आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो क्षेत्रफल का मान इतना आया। अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, मैं चाह रहा हूं इसे मीटर में कन्वर्ट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं होता, आप जानते हैं ये होता है 0.785। यदि स्क्वायर ना होता तो 10 की घात -2 आता, स्क्वायर हो गया तो 10 की घात -4 आ गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो क्या आ जाएगा? 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने एरिया तो निकाल लिया, ए का मान पता हो गया। अब एल देखें, एल का हमें मान दिया है 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 50/100 मीटर। तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 ऐसे ऐसे कट जाएगा, 0.5 क्या आ गया? मीटर। अब बाकी वैल्यूज हमें दी हुई है तो वैल्यूज रखते हैं, मान निकल जाएगा। तो क्या आ गया? रो इज इक्वल टू आर। आर का मान कितना दिया है? 5.55 गुणा 10 की घात -3 बटे, साथ में ए भी है तो ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है। मल्टीप्लाई 0.785, ये निकाली है हमने ए की वैल्यू। 0.785 गुणा 10 की घात -4 बटे एल। एल का मान कितना है? 0.5। ये हमने मीटर में कन्वर्ट करके रखा है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वह निकल के आती है 87.135 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और साथ में आ जाएगी ओम मीटर। हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप इसको कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही सही होगा। तो फिलहाल हमने इसको इतना कर दिया। तो पहला हमने रो की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब निकालना है हमें कापा यानी कि चालकता। चालकता क्या होती है? 1/रो। तो 1/रो की वैल्यू कितनी है? ये आ गई 87.135 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1.148 सीमेंस पर मीटर के बराबर आएगी। तो ये हमारी क्या होगी? कापा की वैल्यू यानी कि चालकता की वैल्यू होगी। तीसरा हमें निकालना है कैप एम यानी कि मोलर चालकता। तो कैप एम बराबर होता है के अपॉन सी के। अब देखिए के की वैल्यू तो हमें पता है इतनी है, सी की वैल्यू को समझिए। पिछले प्रश्न में भी हमने करा था, सी की वैल्यू 0.05 मोल पर लीटर। इसको फिर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहां हमारी यूनिट क्या है? के की यूनिट। ये सब हमारी मीटर में आ रही है। तो कैसे करेंगे ये भी देखिए, यहीं पे कर लें। ये हमारा सी बराबर 0.05 मोल पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 0.001 मीटर क्यूब के। पिछले प्रश्न में भी यूज करा था। इसको लीटर को मीटर क्यूब में ऐसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.05, ऊपर तो आ गया मोल और नीचे हमारा क्या आ गया? 0.001 और क्या आ गया? मीटर क्यूब। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो केवल फार्मूला है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां से ये ऐसे कट गया। तो अब क्या आ जाएगा? 2 स्थान है या 3 स्थान है तो मल्टीप्लाई क्या आ गया? 10। तो क्या आ गया? 50 मोल पर मीटर क्यूब।
किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, कैप एम या लैम्डा एम जो कि मोलर चालकता है। तो मोलर चालकता यानी कि लिखेंगे कैप एम बराबर के अपॉन सी। के की वैल्यू रखते हैं 1.148 1.148 बटे सी की वैल्यू कितनी है 50, इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज निकल के आएगी वो लगभग निकल के आएगी 229.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर आएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए ये वैल्यूज के साथ में 10⁻⁻4 भी आ रही है, तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जो भी आपका मान आएगा वही सही होगा। और आप चाहते तो इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते थे। 0 है तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाती, 0.1148 बटे 5 डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 से देखिए 5 दूनी 10, साथ में हम 0 भी लगा लें, 0.1 लेंगे नहीं आएगा, फिर 0 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, फिर हो गया 4, 5 नीम 45, 3 बज गया, 5 6 30, तो ये हो गया 6 आ जाएगा, इतना आ जाता। अब इसको खुद ही देख लीजिए कितने के बराबर आ जाएगा। ये हम कितना डेसिमल कितने लगे, यहाँ से 229.6 है तो डेसिमल 1 2 3 4 4 स्थान इधर लगे तो 229, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 10⁻⁻4। तो इसको सॉल्व करके हमारी यही वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3.6 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 298 केल्विन पर विभिन्न सांद्रताओं के केसीएल विलयनों की मोलर चालकता निम्नलिखित है। एक जगह हमारे को सांद्रता दी थी और दूसरे में हमें मोलर चालकता दी थी। दो टेबल्स इन्होंने दे रखी है। साथ ही कह रहे हैं कि कैप एम यानी कि मोलर चालकता तथा C1/2 के मध्य आलेख एक सीधी रेखा है। केसीएल के लिए जो सीमांत मोलर चालकता है यानी कि कैप M0 एवं ए के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दो बातें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमारे को जो दो टेबल दे रखी है पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमें दे रखी है C जो कि हमारी मोल पर लीटर में है और उसी के साथ में हमारे को दे रखी है कैप M, ये सीमेंस मीटर स्क्वायर, बल्कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल के बराबर हमारे को दिया हुआ है। अब वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी वैल्यूज दी है 0.000198 0.000198, तो इसके सामने वैल्यू दी है 148.61, इसकी वैल्यू दी है 309 309, नीचे दी है 521 और उसके नीचे दी है 989। आगे की वैल्यूज वही हैं 000 0000 0.000 ये दी है और इधर की वैल्यू दी है 148.29 148.29, अगली दी है 147.81 और अगली दी है 147.09। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये भी ध्यान रखिए। पहले तो दर्शाइए इन्होंने कैप एम यानी कि मोलर चालकता तथा C1/2 के मध्य आलेख एक सीधी रेखा आती है। पहले ये बताना है किसके बीच में, कैप एम तथा C1/2 के मध्य आरेख। कैसा आ रहा है, कह रहा है सीधी रेखा आ रही है, पहली बात ये हमें दर्शाना है। सेकंड, केसीएल के लिए कैप M0, ये कैप M0 जिसे हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता, एक तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और एक होता है कांस्टेंट जो कि हमारा ए है, ए का मान भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो हमारा प्रश्न है ये हमने आपको एक इक्वेशन लिखाई थी प्रबल वैद्युत अपघट्य के संदर्भ में, और प्रबल वैद्युत अपघट्य में जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारी थी कैप M बराबर कैप M0 माइनस A इंटू C की पावर 1/2, ये हमारी इक्वेशन होती थी। इसी के हेल्प से हम इसे ज्ञात करेंगे। अब कैसे कैसे समझना है, देखिए हमें कैप M तथा C1/2 के मध्य आरेख बनाना है, यानी कि हमें इस C का अंडर रूट ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है हर पद का। तो अब यदि सबका निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा,
तो हम केवल आपको एक का सिखा रहे हैं कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। यदि आपको नहीं आता, मुझे पूरा पता है आपको जरूर आता होगा, यदि कंफ्यूजन हो तो आपके वो कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएंगे। तो एक का मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकियों का आप खुद से करिएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 0.00198, मैं यहां पर लिख रहा हूं C1/2 इसकी वैल्यू। तो अंडर रूट निकाल रहा हूं मैं अलग से 0.0000198, इसका वर्गमूल निकालना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं स्टार्टिंग से दशमलव के बाद आप जोड़े बना लीजिए। देखिए 3 जोड़े बन गए। तो सबसे पहले हमने पहला जोड़ा है 0 तो 0, यहां डेसिमल लगा करके 0 कर लीजिए। यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ गया। तो पहला पद तो क्या आ गया हमारा, ये कट गया। अब क्या बचा यहां से 0 1। तो जब यहां करेंगे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर अभी कोई पद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वहां केवल 0 है तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। अब केवल 0 1 है, क्योंकि 0 की 0 में मल्टीप्लाई करी तो 0 आ गया। बिल्कुल वही डिवाइड वाली स्थिति चल रही है। अब दूसरा जोड़ा हमने उतारा 0 1 वाला, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं 1 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ गया। तो ये भी हमारा क्या आ गया, कुछ नहीं बचा। तो अब किसको उतारेंगे? 0 1 हो गया। अब उतारेंगे 98 को। अब 98 को उतारेंगे तो यहां जो संख्या होती है, डेसिमल को छोड़ दीजिएगा, यहां जैसी संख्या है 1, तो इसका दुगना आपने करना है। तो कितना लिख देंगे? यहां 2 कर दिया आपने। अब ऐसी संख्या लिखिए जिसकी यहां पर भी वही संख्या और यहां पर भी वही संख्या, और उनकी आपस में गुणा करके 98 से कम आए। तो आप समझ सकते हैं, ये यदि कुछ भी यहां संख्या लिखूंगा तो या तो 21 होगी, 22 होगी, 23 होगी, 24 होगी, यानी कि 21 से 29 तक की संख्या यहां पर आएगी। और 21 की करूंगा तो एक एक बार गुणा होगी। तो 20 के बाद जो भी संख्या होगी उसका 98 से कम होना चाहिए, इतने गुना होने चाहिए। तो लगभग 4 गुना के लगभग बराबर आएगा। तो यहां पर लिख लिया मैंने 4, और यहां पर भी क्या लिख लिया 4। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आ गया 96 आ गया। तो ये आगे का तो 0 आ गया, पीछे का कितना आ गया 2। इसे यदि आगे और सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? अब यहां पर है हमारे पास 2, हम यहां 14 का यहां पर उतार रहे हैं, तो 14 दूनी क्या आ गया, मैंने कहा 28 आ गया। अब जैसे हम वहां करते थे भाग में, यदि इसको हमें भाग देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ा उतारना पड़ेगा। अब इसके पीछे संख्या नहीं है तो हम 0 उतार लेते हैं। तो हमने एक जोड़ा उतार लिया 0 0 का। तो एक जोड़ा उतार लिया हमने 0 0 का, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं 2 8 के बाद यदि कोई भी यहां पर संख्या लिखूंगा वह 200 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस संख्या का इसमें तो भाग जाने वाला नहीं है। तो मैं एक और जोड़ा उतारूंगा, किसका, 0 0 का। तो एक जोड़ा 0 0 का मैंने और उतार लिया। तो 2 जोड़े उतार लिए, 0 के 1 और 1 2 जोड़े। अब जब 2 जोड़े उतारे हैं तो यहां पर भी एक 0 लग जाएगा और यहां पर भी एक 0 लग जाएगा। अब मुझे यहां एक ऐसी संख्या लिखनी है कि उस संख्या को यहां पर भी लिखा जाए, यहां पर भी लिखा जाए, और उस संख्या की इसमें गुणा करी जाए। तो आंसर जो होना चाहिए इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो अब देखिए, यदि मैं कुछ भी लिखूंगा तो यह लगभग आएगा, ये 2800 के लगभग एक संख्या है। तो 2800 की कितनी बार गुणा करें कि वह लगभग 20,000 से कम आए। 2800 लगभग 3000 के लगभग हुआ, 2800 का और 3000 हो गया, और 3 सते 21, तो 21,000 20,000 से कम होगा। और 2800 क्या है, वो 3000 से कम है। तो कहने का अर्थ है, यदि मैं यहां लिख लूं 7 और यहां पर भी लिख लूं 7, तो करें 7 7 49, 0 है तो 49 का 49 आ गया, और 7 8 56 हासिल आ गया 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो इतने के लगभग हमारे क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमने डेसिमल के इतने स्थान तक इसकी वैल्यूज हमने निकाल लिया। आप चाहें तो और आगे तक निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यूज को यदि लिखें, ये पहली वैल्यूज कितनी निकल के आई है, या ये 0.01407 इतनी आ गई। ऐसे ही आप औरों की वैल्यूज लिखिएगा। मैं सीधे एनसीईआरटी की किताब से आगे की वैल्यूज लिख रहा हूं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया अगला 0.1758, 0.1758। तीसरी हमारी वैल्यूज आ गई 0.2283, 0.2283। अगली वैल्यूज आ गई 0.0314, 0.014। ये हमारी C1/2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए फिर प्रश्न में उसने क्या कहा, उसने प्रश्न में कहा कि आपको क्या करना है,
मोलर चालकता तथा सी की घात, यानी कि सी क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, इसके अंडरवुड के मध्य एक आरेख खींचना है। तो आरेख कैसे खींचा जाएगा, हमने इस प्रकार से एक आरेख खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच दिया। इसके एक्स अक्ष पर तो मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ये, यानी कि C1/2, ये C1/2 मैंने ले लिया एक्स अक्ष पर। और ये जो y अक्ष है, y अक्ष पर मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ये जो मोलर सांद्रता है इसका मान। तो अब इसका सबसे कम मान कितना है, 147.09। तो हम यहां से शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये 146 हो गया, 146.0 ले लिया। अब 146 डेसिमल 0.4 से हम इसको आगे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 146, 147.0, 148.0, 149.0, आगे 150.0। ये जो बीच का जो हम कह सकते हैं अंतर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। नीचे की तरफ देखें तो नीचे ये शुरू हो रहा है हमारा 1407 से, और यहां से शुरू हो रहा है ये देखें, यदि वैल्यूज कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दी हमने, ये एक जगह गड़बड़ हो गई है, यहां पर हमारा 0.02 और ये है 0.03145। ये सही कर देते हैं, 2 2 8 3 17 58 14 07। अब ये बिल्कुल बैलेंस हो गई। देखिए अब इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको यदि बनाने की कोशिश करें तो देखिए इसमें सबसे कम वैल्यूज ये वाली है। तो यहां से शुरू करें, ये तो हमारा हो गया, मान लेते हैं सांद्रता 0 है, और ये 1 से बहुत कम है क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत कम है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1400 डेसिमल के बाद यहां पर लिख लिया 1.1500, यहां पर 0.1600, फिर ऐसे में तो ये नहीं आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, क्योंकि ये जो स्केल होते हैं इसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक खाना बराबर इतना, तो 31 तक हमें ले जाना है, जस्ट डबल तक, तो सीधे 14 के बाद ले लेते हैं हम 14 और 3 17, 0.1700, 17 और 3 20, 0.2000, 20 के बाद 23, 0.2300, यहाँ 0.2600, यहाँ पे लिखेंगे 0.2700, 6 3 9 2900, आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 0.3200, और कितने तक लेना है, इतने तक ही मेरे को लेना है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब डेसिमल के, इन सब के आगे क्या है, डेसिमल है, आप ध्यान रखिएगा। अब जब हम इसको इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं वो जो ग्राफ आता है वो लगभग इस प्रकार की एक लाइन आती है, ऐसे करके बना सकते हैं इसको, ऐसे एक लाइन आती है। उसने कहा भी है एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। अब इस लाइन को यदि मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, इधर की ओर बढ़ाई जाए, तो ये कटती है 150 पर जाकर के, और 150 पर जब कटती है तो ठीक ये 150 पर नीचे की ओर हम सांद्रता देखते हैं, तो सांद्रता क्या है, 0। इसका अर्थ है ये जो वैल्यूज है, क्योंकि जब सांद्रता हम कह सकते हैं 0 होती है, इसका अर्थ है कि जब तनुता अनंत होती है तो उस समय जो मोलर चालकता होती है उसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो ये क्या है, हमारी सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। अब इसे किससे पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैप एम से, कैप एम 0 से। तो पहली चीज इसने पूछी थी कैप एम 0, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया, कैप एम 0 का मान होगा 150.0 के लगभग बराबर होगा। और मात्रक लिखना चाहो तो एस, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो इसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ले लेंगे। तो सीमांत मोलर चालकता हमने ज्ञात कर ली। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो ए इस इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इस इक्वेशन से यदि हम ए की वैल्यू निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे, ये ए सी की घात 1/2 को इधर ले आते हैं, तो हम यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ए सी की घात 1/2 बराबर, ये कैप एम को इधर ले गए तो यह है कैप एम 0 माइनस कैप
एम, इतना आ गया। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बराबर कैप एम 0 माइनस कैप एम बटे सी की घात 1/2। अब किसी भी एक डाटा को यहां पर आप इनपुट कराइए, ए की वैल्यू निकल जाएगी। डाटा कौन सा हमारे पास क्या है, कैप एम 0 का मान हमने निकाला है अभी, ये 150 है। ये कैप एम का मान लेते हैं, ये वाला डाटा ले रहे हैं, चलिए ये हम डाटा ले रहे हैं, तो इसको करते हैं। देखिए ये हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू कैप एम 0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी होगी 150.0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई, कैप एम की वैल्यू इस डाटा के लिए 148.61 अपॉन C12 C1/2 इस डाटा के लिए C का वर्गमूल का मान कितना है, सांद्रता का वर्गमूल यह है 0.1407। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और तो आपका जो मान निकल के आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा 87.46। ये मान निकल के आएगा 87.46 के बराबर आ जाएगा। तो काफी आसान है। और मात्रक लिखना चाहें तो आप देख रहे हो ऊपर कैप एम वाला है, नीचे सांद्रता का मात्रक है। कैप एम का मात्रक क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और नीचे हमारा किसका मात्रक है, C1/2 का मात्रक है। तो ये मोल अंडर रूट मोल पर लीटर की घात 1/2 ये इसका मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। काफी आसान है, कठिन नहीं है। डाटा आपको दे रखा है, आपको पेशेंस रख करके ये चीजें आसानी से करनी है, बशर्ते आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ में ये जो हम वैल्यूज रखते हैं, जो गैप लेते हैं, वो इस हिसाब से लिखते हैं कि आपका एक पेज में अच्छे से ग्राफ आ जाए, ना बहुत छोटा ग्राफ बने ना बहुत ज्यादा ग्राफ बने। तो इसके लिए आपने देखा होगा ग्राफ में हम पैमाना लेते हैं या स्केल लिया जाता है। यदि इंच वाला ग्राफ है तो लिख लेते हैं 1 इंच बराबर इतना। यदि यहां पर हम इसको हम कह सकते हैं मोलर चालकता है तो मोलर चालकता कितनी ले रहे हैं, गैप में देखिए 1 का अंतर ले रहे हैं, तो 1 खाना बराबर 1 मोलर चालकता के हो गया। तो 146 से शुरू करें, 147, 148, 149 ऐसे इसको इधर भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है 3.7 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार सारणी 3.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से CaCl2 एवं MgSO4 के सीमांत मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो किस किस की निकालनी है, एक निकालनी है CaCl2, इसकी मोलर चालकता निकालनी है, सीमांत मोलर चालकता ये क्या होगी इसकी, ये सीमांत मोलर चालकता कितनी होगी। और दूसरी है MgSO4, इसकी भी हमको क्या निकालनी है, सीमांत मोलर चालकता क्या होगी ये ज्ञात करना है। और जो डाटाज हैं वो हमें कहां से देखने, टेबल से देखने, ये क्या रखा है। तो पहले समझिए आखिर इसकी निकलेगी कैसे। सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, हम कोलराउस का नियम जानते हैं कि अनंत तनुता पर अथवा शून्य सांद्रता पर, अनंत तनुता मतलब किसी विलयन में यदि हम क्या करा जाए, विलायक की मात्रा बढ़ाते चले जाएं, विलय की मात्रा उतनी ही रहे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसे हम कहेंगे अनंत तनुता या फिर शून्य सांद्रता भी कहते हैं उसे। तो उस स्थिति में हम जानते हैं जो मोलर चालकता होगी, अनंत मोलर चालकता यानी कि कैप M0 किसकी, CaCl2 की, ध्यान रखिएगा यहां लिख रहे हैं CaCl2 की, यह बराबर होती है किसके, इन आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है, सीमांत चालकता की। इसका अर्थ है ये होगा कैप M0 किसकी, Ca की, प्लस कैप M0 किसकी, Cl की, क्लोरीन की। लेकिन क्लोरीन के, क्योंकि CaCl2 का जब हम कह सकते हैं विलयन में घुलेगा तो एक तो Ca का आयन बनाएगा और क्लोरीन के 2 आयन बनाएगा, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, 2 बना देंगे, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसकी लिखें तो इसकी लिख सकते हैं कैप MgSO4, ये क्या है, कैप M0 बराबर। अब यह MgSO4 को जब विलयन में डालेंगे अनंत तनुता के विलयन में, तो इसके कौन कौन से आयन Mg और SO4 आयन में टूटेगा। तो Mg की हम क्या निकाल लें, सीमांत मोलर चालकता निकाल दें, तो यह हो जाएगा कैप M0 किसकी, Mg की, प्लस ये अनंत मोलर चालकता किसकी, SO4 की,
SO4 की आ गया, Mg+2 आ गया, SO4-2 आ गया, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये आ गया 2+ और ये लिख लेते हैं 2-। इस प्रकार से इसकी लिखेंगे कैल्शियम की तो 2+ और क्लोरीन की क्या आ जाएगा, 1- आएगा। इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। अब इनके मान हमें कहां से ज्ञात करने, टेबल दे रखी है एनसीईआरटी ने, वहां से ज्ञात करेंगे। तो टेबल में देखें मान क्या क्या दे रखे। सबसे पहले देखें हमें चाहिए Ca की, कैल्शियम की। तो कैल्शियम की दी है, यहां पर लिख रहा हूं मैं M, ये हमारा आ जाएगा किसकी, Ca2+ की। इसका मान हमारे को दे रखा है 119.0। सेकेंड हम देखें कैल्शियम के साथ हमें क्लोरीन की चाहिए, तो Cl का है 76.3, कैप M0, क्लोरीन की यह है 76.3। तो इन दोनों का इस्तेमाल यहां करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, Mg और SO4 की चाहिए। तो Mg की हमारे को दे रखी है 106.0, तो ये लिख लें कैप M0, Mg की 106.0 और दूसरा कैप M0 SO4 की, और ये हमारे को SO4 की दे रखी है 160.0। ये क्या है, 2- है। तो बस यही मान आपको रखने हैं वहां पर, तो आप आसानी से इसे निकाल लेंगे। निकालते हैं। सबसे पहले है इसकी हमें ये मान निकालना है, ये इन पर डिपेंड है। तो इसका मान कितना है, इसका मान दिया है कैल्शियम का 119, तो लिखेंगे 119.0 प्लस 2 गुणा कैप M0 Cl का मान कितना है 76.3, यह गया 76.3। तो इसको लिख सकते हैं 119.0 प्लस 2 से गुणा कर दें, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14 1 15। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6, ये 2 और 9 11, ये हो गया 5 और 1 6 और 1 7, 1 और 1 2, तो 271.6 हो जाएगी हमारा इसका मान। तो मुझे लगता है आसान है, जोड़ना ही है सिर्फ। अब इसमें आ जाइए, MgSO4 वाले में आ जाइए। इसमें तो सीधे Mg की कितनी है 106.0 प्लस SO4 की कितनी है 160 है। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.0, तो दोनों में है 6 का 6 आ गया, 0 ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 266। तो इसकी हमारी निकल गई 266.0 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3.8, जो कि इस प्रकार से है। यह है हमारा NaCl, HCl और NaC के लिए जो सीमांत मोलर चालकताएं हमें दे रखी है। क्या क्या दे दी, सीमांत मोलर चालकता 0, ये लिख रहे हैं किस किस की दी है, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख रहे हैं। सीमांत मोलर चालकता हमें दे दी है किस किस की, NaCl, HCl, यहां पे लिख रहे हैं NaCl, HCl, और तीसरा है NaAC। क्या क्या दे रखा है हमारे को, ये देखिए 126.4, दूसरी हमें दी है 425.9, और तीसरी हमारे को दे रखा है 91.0, और ये सारे मान हमारे को सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हैं, यानी कि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है ये मान दिए। अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है HAC के लिए हमें सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है, यानी कि HAC के लिए इसका मान को हमें ज्ञात करना है, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट वही कोलराउस का नियम है इसमें, सीधा सीधा सा। यदि मुझे HAC का ज्ञात करना है, यहां पे समझिए, ये हमें कैप हमारे पास आ गया M0, HAC ये बराबर किसके होगा, कैप M, एक तो H आयन और एक किसके बराबर होगा, प्लस दूसरा आयन हमारे पास क्या बनेगा, AC आयन बनेगा। नीचे हम M लिख रहे हैं और ये आ गया AC, ये माइनस आयन। H आयन धन का बन गया, AC आयन ऋण का बन गया। तो यदि हमें इन दोनों का ज्ञात हो तो हम इसका ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें इन दोनों का ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें औरों का तो ज्ञात है।
इन सब का तो ज्ञात है ना NaCl का, तो Na और Cl इसका ज्ञात है, यानी कि हम कह सकते हैं ये बराबर जो होगा वो कैप M Na प्लस कैप M Cl माइनस, इन दोनों का जो योग होगा इसके योग का मान ये है। ठीक इसी प्रकार से इसके योग का मान ये है, यानी कि कैप M आगे क्या है H आयन की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl आयन की सीमांत मोलर चालकता, इसका इन दोनों का योग इसके बराबर है, वो इसके बराबर है, ऐसे यहां पर लिख सकते हैं। ये हमारा Na और Ac का है, तो कैप 0 M Na और ये धनायन है प्लस कैप M0 क्या आ गया Ac, ये आ गया ऋणायन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो NaCl की जो कुल सीमांत मोलर चालकता होगी वह बराबर होती है Na आयन की मोलर चालकता की सीमांत मोलर चालकता तथा Cl आयन की सीमांत मोलर चालकता के योग के। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब यही मैनिपुलेशन हमने यहां पर करनी है। कैसे करेंगे देखिए, यह आ गया कैप M0 HAC बराबर, ये तो हमारा ऐसे का ऐसा है, इसको लिख लिया मैंने M H प्लस 0। ये दूसरा भी मैं लिख रहा हूं कैप M0, यह है AC माइनस। अब देखिए मुझे HAC का तो नहीं पता, लेकिन HCl का तो पता है ना, इस HCl का तो पता है। तो यदि मैं H के साथ Cl जोड़ दूंगा तो एक HCl बन जाएगा, ये वाला जोड़ा बन जाएगा, इसका मुझे पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस सीमांत मोलर चालकता किसकी, H तो हमारे पास है Cl की, Cl की मैं एक बार जोड़ रहा हूं और इतनी ही मैं घटा रहा हूं, Cl की घटा दी। तो Cl की जो आयनिक मोलर चालकता है सीमांत, उसको मैंने जोड़ दिया और उतना ही मैंने घटा दिया। तो अब H और ये Cl आपस में जुड़ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। दूसरी बात, अब यहां पर आइए, AC बच गया। AC Na और AC का भी हमें पता है, Na और Cl का भी हमें पता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, Na को जोड़ रहा हूं और Na को ही घटा रहा हूं। तो प्लस जैसे मैंने ये करा वैसे ही कर रहा हूं दोबारा से, M0 Na आयन माइनस 0 Na आयन, ये M यहां पर लिख दिया। इसको मैंने इतना ही जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया। अब आप कहोगे सर इससे क्या होने वाला है। देखिए इससे क्या होगा बच्चों, ये समझिए। हमें तो HAC इसका मान चाहिए ना। अब देखिए इसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। तो ये दोनों मिलकर के किसके बराबर आ रहे हैं, इन दोनों का जोड़ा, ये हमारा कैप MHCl के बराबर होगा, ये दोनों के दोनों। दूसरा जोड़ा हम कहें Na और AC, ये दोनों का यदि हम जोड़ा बनाएं, इसका जोड़ा इसके साथ बना दो, तो ये हो रहा है Na और AC, तो NaAC बनाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस कैप 0M NaAC, ये भी बन गया। और इन दोनों में देखिए माइनस कॉमन है, तो माइनस यदि कॉमन लिख दूं तो ये हो गया Na और Cl, तो ये जोड़ा किसका बन जाएगा, ये हमारा तीसरा जोड़ा जो बनेगा, ये जो जोड़ा बनेगा ये M, ये बनेगा NaCl का। तो मुझे लग रहा है ये मैंने जोड़े जो बनाए हैं इससे आपको कुछ कुछ आइडिया जरूर हो गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब इनके मान हमें दिए हुए हैं तो मान रख देते हैं सीधे, हमारे को और कुछ नहीं करना है। तो मान रखें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए HCl का चाहिए, तो HCl का मान है 425.9, 425.9 प्लस NaAC का मान कितना है 91, लिख लिया 91.0 माइनस NaCl, तो NaCl का मान कितना है 126.4, 126.4, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.9, 5 और 1 6, 9 और 2 11, 4 और 1 5, 516.9 माइनस 126.4, घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 डेसिमल, 6 में से 6 गया 0, ये हो गया 11 में से 2 गया 9 और ये हो गया 4 में से 1 गया 3, तो 390.0। और आप जान रहे हैं ये सेंटीमीटर में था, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्या होगा, ये हमारी सीमांत मोलर चालकता हो जाएगी किसकी, HAC की।
तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। मेन यहाँ पर क्या है, कोलब्राउस का नियम हमने यूज किया है कि किसी भी, हम कह सकते हैं जो हमारे पास सूत्र होता है उसकी जो मोलर चालकता होती है या विद्युत अपघटित पदार्थ की जो मोलर चालकता होती है वह उसके आयनों की मोलर सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3.9 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 0.00128 मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 × 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। यदि एसिटिक अम्ल का के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है तो इसके लिए वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, वियोजन स्थिरांक यानी कि के को कैलकुलेट करना है। और के बराबर हमारा होता है, ये हमारा होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है, पहली बात। पर इसने सांद्रता तो दी है हमें लेकिन अल्फा का मान नहीं दिया, तो अल्फा का मान हमारा किसके बराबर होता है। देखिए अल्फा इन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो अल्फा हम जानते हैं कैप एम बटे कैप m0 यानी कि मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे वियोजन आप कह सकते हैं कि वियोजन की क्षमता कह लीजिए, उसको रिप्रेजेंट करता है ये अल्फा। ये हो गया। अब देखिए हमारे को के लिए निकालने के लिए अल्फा का मान चाहिए, और अल्फा का मान निकालने के लिए हमें सीमांत मोलर चालकता और मोलर चालकता दो चीजें चाहिए। हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले सांद्रता हमें दे दी पहले में, C बराबर हमारे को दिया है 0.0001028 और साथ में हमें दिया है मोल पर लीटर, सांद्रता दे दी। और एसिटिक अम्ल की चालकता दे दी, चालकता जिसे विशिष्ट चालकता भी कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के की वैल्यू हमारे को दे रखी है 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर लिख लेते हैं इसको, इतनी दी हुई है। और साथ ही हमें सीमांत मोलर चालकता का मान भी दे रखा है, यह है 390.5 और साथ में हमारा इसका जा गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर किसके बराबर आ जाएगा, मोल के बराबर आ जाएगा। ये हमारे को दिया हुआ है। तो किस प्रकार से करेंगे हल, ये देखिए। हमने कहा हमारे को के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के सूत्र में आ रहा है अल्फा, तो हमें अल्फा ज्ञात करना पड़ेगा। और अल्फा हम जानते हैं ये इसके बराबर होता है, मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। अब हमें सीमांत मोलर चालकता तो दी है लेकिन मोलर चालकता नहीं दी, तो पहले मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो कहां से शुरू करते हैं, मोलर चालकता बराबर के अपॉन सी के। अब आपने एक बात ध्यान रखना है, ये तो के क्या है, स्थिरांक है, और ये हमारा के क्या है, ये हमारा कापा है, जिसे हम कहते हैं चालकता, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो वैल्यूज रखें तो कैप एम इज इक्वल टू कापा, यानी कि जिसकी चालकता की वैल्यू हमें दे दी है, यही कापा का मान है, इसलिए यहां पर भी लिख लेता हूं मैं कापा, आप कंफ्यूज ना हो। 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 अपॉन सी की वैल्यू हमें दी है 0.001028 अब देखिए यह है मोल पर लीटर है, इसे मोल पर हम कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा सीधे 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं ये इतना आ गया, साथ में आ गया मोल बटे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की इकाइयां होती है, कन्वर्जन होता है, लीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो इतना, और लीटर को मीटर में बदलना है तो हमने बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां हमने क्या करा, इस लीटर को, ये जो हमारा लीटर था हर में, उसमें क्या कर दिया, 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर रख दिया। अब आप इसे जब हल करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज निकल के आती है वो होती है 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर आएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, मोलर चालकता की वैल्यू आ गई। अब
मोलर चालकता की वैल्यूज इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास अल्फा आएगा, तो लिखेंगे अल्फा बराबर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। मोलर चालकता का मान 48.15 ये हमारे पास यहां पर है, और बटे सीमांत मोलर चालकता का मान कितना दिया है 390.5। जब डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू 0.1233 इसके बराबर हमारी आ जाएगी, किसकी? अल्फा की। और ध्यान रखिएगा अल्फा का कोई मात्रक नहीं होता, ये एक अपने आप में रेशियो है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अब अल्फा की वैल्यू हमें यहां रखनी है, तो हमें स्थिरांक पता चलेगा। तो k बराबर आ गया c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पर हमें c को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां तो हमने इसलिए करा था क्योंकि ऊपर का जो हमारा पद था कापा, वो कापा हमारा सेंटीमीटर में था दिया हुआ। ये देखिए कापा किसमें है? सेंटीमीटर में, इसलिए हमने सांद्रता को भी, लीटर को भी सेंटीमीटर में बदला था। यहां पर केवल c ही है जिसकी एक यूनिट है, अल्फा तो मात्रकहीन राशि है, तो यहां आपको जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? c की वैल्यू हमें दी है 0.0001028 मल्टीप्लाई, ये वैल्यूज हमने लिख ली। अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.1233 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 0.1233। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका जो मान निकल के आएगा k का वो आ जाएगा 1.78 गुणा 10 की घात माइनस 5, और मात्रक आप जानते हैं मोल पर लीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से कांस्टेंट k की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमने यहां से शुरुआत करी, हमें k की वैल्यू चाहिए थी, k का फॉर्मूला ये था। k के फार्मूले में अल्फा है तो हमने कहा अल्फा ज्ञात करना है। अल्फा के फार्मूले में सीमांत मोलर चालकता दी है, मोलर चालकता नहीं दी है, तो सबसे पहले हमने उसको कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल के बाद हम देखते हैं पाठ्यनिहित प्रश्नों को, और हमारा पहला पाठ्यनिहित प्रश्न है जो कि है 3.7। इसके अनुसार किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? तनुता मतलब यदि विलयन का जैसे जैसे उसे तनुकरण किया जाए, उसकी तनुता बढ़ाई जाए, उसमें विलायक की मात्रा बढ़ाई जाए, उसकी चालकता घटती है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। हमने कहा कोई एक विलयन लिया, और मान लेते हैं इसके शुरू में मैंने कहा कि इसकी जो विलयन की मात्रा है वो 100 ml है, और इस 100 ml में जो आयन है, आयन आप समझते हैं जो चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन आयनों की जो संख्या है वो मान लेते हैं, हमने कहा 100 मोल ले ली मैंने। अब मैं इस विलयन का तनुकरण कर रहा हूं। प्रारंभ में जब 100 ml था तो इसमें 100 मोल आयन थे, तो 100 मोल आयन थे उस स्थिति में। अब मैंने इसका तनुकरण किया, और ये पहली स्थिति थी, और दूसरी स्थिति में क्या कर दिया 100 मोल विलायक और मिला दिया। तो अब विलयन की मात्रा कितनी होगी 200 मोल, 200 ml। लेकिन आयन कितने रह गए इसमें? आयन तो पहले के बराबर रहे होंगे 100 मोल। तो पहले 100 ml में 100 मोल आयन थे, अब की बार 200 ml में 100 मोल आयन है, तो यानी कि 100 ml में कितने होंगे? इसका आधा यानी कि 50 मोल। इस वाली स्थिति में 100 मोल में 100 ml में 100 ml में 50 मोल आयन होंगे। तो देख रहे हैं हम तनुता बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो चालकता है वह घट रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि तनुता के साथ चालकता घटती है, या आप कह सकते हैं तनुता बढ़ाने के साथ चालकता घटती है। जैसे जैसे तनुकरण करोगे विलयन क्या होगी, उसकी चालकता घटेगी, क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती जाएगी जैसे जैसे आप विलायक की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे। आंसर समझ में आ गया होगा आपको। अगला है जल की हमें सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका बताइए। अगला प्रश्न है यह 3.8, जल की सीमांत मोलर चालकता, इसे हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कोलराउस का नियम हम जानते हैं कि जो जल है वह भी क्या होगा, आयनों में विभक्त हो जाता है। एक बनेगा OH आयन, एक बनेगा H आयन। तो हम लिखते हैं सीमांत मोलर चालकता किसकी, H2O की बराबर होगी सीमांत मोलर चालकता
किसकी, पहले हम कह सकते हैं H आयन की, प्लस सीमांत मोलर चालकता किसकी होगी, OH आयन की, इसके बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने न्यूमेरिकल में एक चीज का निकाला था, जहां आपने देखा था शायद HAO का निकाला था हमने शायद वहां पर, तो उसी मेथड को यहां यूज करेंगे। हमें जिन जिन का पता है उनकी हेल्प से करेंगे। देखिए यहां हमें H आयन और OH आयन का अलग से सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने क्या करा, हम जानते हैं हमें NaOH की पता होती है, तो NaOH की पता है, तो यानी कि यहां पर मैं यदि सीमांत मोलर चालकता Na आयन की जोड़ दूं, और साथ ही हमने इतनी जोड़ी है, इतनी घटा दी मैंने, सीमांत मोलर चालकता Na आयन की, इतनी जोड़ी इतनी घटा दी, अब ये दोनों मिलके NaOH बना देंगे, तो हमारा काम चल गया। दूसरी बात, एक बच गया Na और एक बच गया H, तो हम जानते हैं HCl ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो इसका जोड़ा बनाना है। तो HCl की भी मोलर चालकता हम जानते हैं, सीमांत मोलर चालकता। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए प्लस सीमांत मोलर चालकता क्लोरीन आयन की जोड़ दी, और इतनी ही घटानी भी है मुझे, Cl की मैंने क्या कर दी, घटा दी। अब देखिए किस किस के जोड़े बन रहे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले Na और OH, इन दोनों का जो जोड़ा बना ये किसके बराबर होगा, NaOH सीमांत मोलर चालकता। ये H और Cl, ये जो जोड़ा बना तो किसके बराबर होगा, HCl का। और ये वाला किसका हो रहा है, ये Na और Cl है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे का हमारा क्या आ गया, सीमांत मोलर चालकता किसकी, HCl की, प्लस ये भी प्लस में है, सीमांत मोलर चालकता किसकी, ये OH है, ये Na यानी कि NaOH की। अब इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस का निशान लगा लिया। बाकी ये Na है और ये Cl है, तो क्या बन गया, सीमांत मोलर चालकता किसकी, NaCl की। तो आप HCl की सीमांत मोलर चालकता में NaOH की सीमांत मोलर चालकता को जोड़िए और उसमें से NaCl की सीमांत मोलर चालकता को घटा देंगे, तो आपके पास जल की सीमांत मोलर चालकता आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। पीछे एग्जाम्पल में हमने ऐसे ही करा था, तो यदि वहां आपको समझ में आ गया होगा तो यहां आसान है, और वहां समझ में नहीं आएगा तो यहां आप, मुझे लगता है, अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 3.9 पाठ्यनीति प्रश्न का, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार 0.025 मोल पर लीटर मेथनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो वियोजन मात्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, एक तो ये ज्ञात करना है, और वियोजन स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं K से। दो चीजें ज्ञात करनी है, दिया है हमें क्या क्या चीजें दी हुई है, लैम्डा जीरो यानी कि कैप जीरो हमारे को दिया है H आयन का, H प्लस आयन की वैल्यू दी है। इसकी मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता यह है 349.6 और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पहली चीज ये दी है। दूसरा हमें दे रखी है सीमांत मोलर चालकता HCOO की, इसकी दी है हमारे को 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमें दे रखा है। और प्रश्न में स्टार्टिंग में दी है मेथनोइक अम्ल की 0.025, ये हमें C की वैल्यू दे दी, यानी कि जिसे हम कहते हैं सांद्रता, वो हमें दी है 0.025 मोल पर लीटर। और मेथनोइक अम्ल का फॉर्मूला जानते ही हैं, मेथनोइक अम्ल ये होता है HCOOH, ये हमारा मेथनोइक अम्ल होता है। इसी के दो घटक दे दिए HCOO और H, तो ये हमारे को क्या दे दी इन्होंने, आयन के जो सीमांत मोलर चालकता है वो दे दी। और प्रश्न में एक चीज और दे रखी है, चालकता जो हमें दी है वो है 46.1 मेथनोइक अम्ल की, यानी कि मेथनोइक अम्ल की, यहीं पे लिख रहे हैं, मेथनोइक अम्ल की जो चालकता हमें दी है ये M
HCOOH की, वो भी हमें दे रखी है 46.1 और ये हमारा हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया है। तो किस प्रकार से करेंगे इसे देखते हैं। प्रश्न काफी आसान है, एग्जाम्पल में हमने ऐसे प्रश्न काफी करा दिए हैं आपको। सबसे पहले देखिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा बराबर आप जान, ये हो गया कैप एम बटे कैप एम 0, यानी कि मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। अब देखिए ये हमें कैप एम की वैल्यू यानी कि मोलर चालकता तो दी है, लेकिन सीमांत मोलर चालकता नहीं दी है। और किसकी है सीमांत मोलर चालकता? ये मैथनोइक अम्ल की है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों की दी हुई है तो इसकी आसानी से निकाल देंगे। तो लिखेंगे कैप एम, ये हमारे पास मैथनोइक अम्ल दिया है तो ये हमारे पास है HCOOH, सीधे लिख लेते हैं। इसकी बराबर होगी एम किसकी, पहले COOH, या पहले आप नेगेटिव की ले लीजिए फिर पॉजिटिव की ले लेते हैं। तो ये हो गया HCOO और प्लस सीमांत मोलर चालकता किसकी, H आयन की। अब इन दोनों की हमें दी है, HCOO की कितनी दी है 54.6, तो ये आ गया 54.6 प्लस ये हाइड्रोजन आयन की कितनी दी है 349.6, दोनों को जोड़ दें 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14, 4 और 5 9 और 1 10 और ये हो गया 3 और 1 4। तो 404.2 हमारे पास ये क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई सीमांत मोलर चालकता HCOOH की। और मात्रक आप लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये भी पता चल गई ये आपके पास ये मान है, इसका मान हमारे को दे रखा है ये इतना मान है। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लें, अल्फा बराबर कैप एम HCOOH बटे कैप एम 0 HCOOH, मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता ये है। तो मोलर चालकता हमें दे रखी है 46.1, सीमांत मोलर चालकता हमने निकाली है अभी, यह है 404.2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा की जो वैल्यू आती है 0.114 के बराबर आती है। और अल्फा आप जानते हैं मात्रहीन राशि है जो कि वियोजन की मात्रा होती है। तो अल्फा निकल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। चूंकि हम जानते हैं के बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। अभी पीछे भी हमने एक फार्मूले में इस फार्मूले को यूज किया था। तो बस वैल्यूज आपको रखनी है। C की वैल्यू कितनी है, सांद्रता हमें दे रखी है 0.025 मल्टीप्लाई अल्फा का मान कितना है 0.114 का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फा तो 0.114। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो के की वैल्यू निकल के आएगी कैलकुलेट करके 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, और जो हमारा सांद्रता का फार्मूला होता है, मात्रक होता है, वही हमारा के का मात्रक होगा, क्योंकि अल्फा तो क्या है, एक विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसे करेंगे यूज। आपको मेन बात क्या क्या है, आपको फार्मूले पता होनी चाहिए। फार्मूले पता नहीं होंगे तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे अल्फा बराबर होता है कैप एम बटे कैप एम 0, यानी कि मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। वैसे ही के जो स्थिरांक है उसकी वैल्यू हमारी होती है C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए और बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने ये किसका फार्मूला यूज किया है, ये हमारे कोलराउस के नियम को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यदि आपको थ्योरी क्लियर है तो आप यकीन मानिए आपको न्यूमेरिकल्स करने में, क्वेश्चंस करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आप अभ्यास करें। अभ्यास नहीं करोगे बच्चों तो आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितने भी सिद्धांत पढ़ लो, न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, एक एक प्रश्न को समझिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से 100% देने की। तो आप यदि कोशिश कर रहे हो तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को भी हल कर पाएंगे। अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों का न्यूमेरिकल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर एग्जाम में जाते हैं, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल छोड़ के आ जाएंगे। जब आपने थ्योरी इतनी अच्छे से तैयार कर दी तो न्यूमेरिकल्स को तैयार करने में थोड़ा सा ही एफर्ट चाहिए होता है और वो आपके अच्छे से फिर कमांड में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो पिछले टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को और कुछ हम कह सकते हैं पाठ्य नीति प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।